हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता एंड यू आर वाचिंग द यूट्यूब चैनल ऑफ आरके साइंस क्लासेस। दोस्तों, जो हमारा 12th बायो का जो चैप्टर नंबर 24 यानी कि मानव परिसंचरण तंत्र चल रहा था, उसमें आज हम आपके लिए अगला वीडियो लेकर आए हैं। और आज का हमारा जो वीडियो है वो ब्लड सेल्स के ऊपर आधारित है। और जैसा कि आपको पता है आज 1 जनवरी है, तो सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों के लिए, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए और आपके परिवार के लिए मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर। मैं कामना करता हूं कि मेरे लिए और आप सभी के लिए ये जो नई साल है सबके लिए अति उत्तम हो और हमारा स्वास्थ्य, तन मन धन तीनों में अच्छी वृद्धि हो। चलो, सभी भाइयों के लिए राम राम, जय श्री कृष्णा। चलिए भाई, हम बात करते हैं ब्लड सेल्स की। तो हमने पिछले वीडियो में ब्लड क्या होता है, इसके कितने कंपोजिशन यानी पार्ट्स होते हैं, तो हमने इसके बारे में पिछले वीडियोस में देख लिया था। जो प्लाज्मा है और सेल्स है, ब्लड को 2 पार्ट में बांटा गया है। एक तो प्लाज्मा जो तरल भाग होता है, प्लाज्मा क्या होता है, ब्लड का तरल भाग होता है। और जो सेल्स हैं ये ठोस भाग होता है। जो ब्लड की सेल्स हैं वो ब्लड का ठोस भाग होता है। हमारे ब्लड में 3 प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिनके नाम आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स है। यानी कि इनको एरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है दोस्तों? एरिथ्रोसाइट किसको कहा जाता है? आरबीसीज को कहा जाता है। ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसीज को कहा जाता है और थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स को ही कहा जाता है। ये लाल रुधिर कणिकाएं हैं। हमारी जो दूसरी है वो श्वेत रुधिर कणिकाएं हैं। और जो हमारी तीसरी है वो, इनको बिंबाणु भी कहा जाता है। हिंदी में इनको क्या कहा जाता है? बिंबाणु। इनको बिंबाणु भी कहा जाता है। तो आज की वीडियो में हम इन सेल्स के बारे में ही बात करने वाले हैं, जो हमारे ब्लड का ठोस भाग है। आज की वीडियो हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं लेता हूं किसको? आरबीसीज को। सबसे पहले हम आरबीसीज के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों। किसके बारे में? आरबीसीज के बारे में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि लगभग 55% पार्ट ब्लड का जो होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा, और जो 45% भाग होता है वो होता है हमारे कोशिकाएं। ब्लड का 55% जो भाग है वो होता है प्लाज्मा और 45% जो भाग होता है वो होता है हमारा ठोस भाग, जिसमें आती है समस्त कोशिकाएं। अब इस 45% का लगभग 99% पार्ट ये जो हमारी कोशिकाएं हैं, कणिकाएं हैं ब्लड की, इनका टोटल कितनी है? 45%। इस 45% का 99% भाग क्या होती हैं? हमारी आरबीसीज होती है। इस 45% का लगभग 99% पार्ट कौन होता है? आरबीसीज होती है। यानी कि इस 45 में से लगभग कितना? 44 पॉइंट कुछ ऐसा है ना। तो लगभग 45 का 99% पार्ट क्या होता है? आरबीसीज होता है। और इसका नाम क्या होता है? इसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं। अभी हमने देख लिया था, एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं इसको। तो परसेंटेज याद हो गई सबसे पहली बात। तो परसेंटेज कितनी है इस 45% का? 99%। यानी हमारी जो सेल्स हैं उनमें सबसे ज्यादा कौन सी सेल्स पाई जाती है? तो आंसर होगा हमारा आरबीसीज, एरिथ्रोसाइट्स। जो परसेंटेज इन कणिकाओं की होती है, इस परसेंटेज को हीमेटोक्रिट भी कहते हैं। क्या कहा जाता है दोस्तों? हीमेटोक्रिट। जो 45% है, इस परसेंटेज को क्या कहा जाता है? इसको हीमेटोक्रिट भी कहा जाता है। तो हमने देखा आरबीसीज का पहली पॉइंट में किसकी बात की? क्या कहा हमने पहले पॉइंट में? कि ये 99% होता है। यानी कि सर्वाधिक कणिकाएं कौन सी पाई जाती हैं? आरबीसीज पाई जाती हैं। दूसरी बात हमने की, इनका नाम क्या होता है? तो इसको एरिथ्रोसाइट भी कहा जाता है। अब इसके हम आकार या आकृति की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? आकार या आकृति की। तो इसका आरबीसी जो है उसका आकार होता है कैसा? उभय अवतल। उभय अवतल यानी उभयावतल। इसका आकार कैसा होता है? उभयावतल। और इस पर बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, कभी कभी मतलब किसी ना किसी एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आता रहता है बार बार कि आरबीसीज है उसका आकार कैसा होता है? उभयावतल। यानी कि दोस्तों ये दोनों साइड से पिचकी हुई होती है। दोनों साइड से पिचकी हुई होती है, यानी बीच में से पिचकी हुई होती है। तो इसका आकार कैसा होगा? उभय अवतल, उभयावतल। इसका आकार कैसा होगा? उभय अवतल यानी उभयावतल। और इसको इंग्लिश में वाई कॉनकेव कहा जाता है। वाई कॉनकेव कहा जाता है। उभयावतल को इंग्लिश में वाई कॉनकेव कहा जाता है, यानी कि उभयावतल। इसके बाद हम बात करते हैं, इसकी आकृति हो गई। आकृति के बाद इसके आकार या व्यास की बात कर लेते हैं। व्यास क्या होता है? तो इसका व्यास लगभग 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। व्यास कितना होता है? 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है। जबकि इसकी मोटाई
मोटाई लगभग कितनी होती है? 2 माइक्रोमीटर होती है। इसका व्यास तो 7 से 8 माइक्रोमीटर होता है और इसकी मोटाई होती है दोस्तों लगभग 2 माइक्रोमीटर। इसके बाद हम सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता आती है इसका, सर जीवन काल कितना होता है? तो दोस्तों जो आरबीसीज है उसका जीवन काल पर भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है और इसका जीवन काल होता है लगभग 120 दिन, लगभग 120 दिन। इसके बाद हम बात करते हैं इसका निर्माण कहाँ होता है। तो देखिए इसके निर्माण पर 2 तरह से क्वेश्चन आ सकता है। इसके निर्माण की अगर हम बात करें भ्रूणावस्था में, यानी कि जब हम हमारी माँ के पेट में होते हैं, यानी कि हमारी कौन सी कंडीशन होती है? हमारी कंडीशन होती है भ्रूण अवस्था। तो उस भ्रूण अवस्था में जो ब्लड का निर्माण होगा या ब्लड का निर्माण कहें आरबीसीज का निर्माण होता है वो होता है यकृत में। कहाँ होता है? यकृत, जिसे कहते हैं लीवर और प्लीहा में, लीवर और प्लीहा में। लेकिन जब हम वयस्क अवस्था में हो जाते हैं, जब हमारा जन्म हो जाता है, उसके बाद जो आरबीसीज है उनका निर्माण कहाँ होता है? उनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा या लाल अस्थि मज्जा में, लाल अस्थि मज्जा में, यानी कि रेड बोन मैरो, रेड बोन मैरो। कहाँ से होता है वयस्क अवस्था में निर्माण? लाल अस्थि मज्जा में। और भ्रूण अवस्था की बात करें तो हमारे लीवर में और प्लीहा में इनका निर्माण होता है। कहाँ पर होता है दोस्तों? लीवर और प्लीहा में। अब देखिए ये जो बात है लीवर और प्लीहा, किसी किताब में सिंगल भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं। तो भ्रूण अवस्था में लीवर और प्लीहा में निर्माण होता है। तो अब देखो जब ये आरबीसी टूटती है, यानी कि इसका जीवन काल कितना है? 120 दिन। यानी कि 120 दिन पहले जो आरबीसी बनी थी वो 120 दिन बाद अब क्या करने वाली है? मरने वाली है ना। जीवन काल कितना होता है इसका? 120 दिन। यानी कि जो सेल 120 दिन पहले बनी थी, जो सेल आरबीसी की बात कर रहे हैं, जो आरबीसी 120 दिन पहले बनी थी वो अब नष्ट होने वाली है। तो सर नष्ट कहाँ होती है? तो ये नष्ट भी यहीं पर जाकर होती है। कहाँ पर? लीवर और प्लीहा में, यकृत और प्लीहा में जाकर ही नष्ट होती है। और नष्ट होने पर क्या होता है? जो हमारी आरबीसी है, आरबीसी में हम सबको पता है हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है और इस हीमोग्लोबिन को तोड़ दिया जाता है। कहाँ पर तोड़ा जाता है? यकृत और प्लीहा में। और क्या बनाया जाता है? वर्णक बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? वर्णक बनाए जाते हैं। और हमारे ब्लड में या हमारे लीवर में 2 वर्णकों का निर्माण होता है। हमने शायद जो पिछला वीडियो था यकृत के कार्य, वहां भी इसकी चर्चा की थी। जो वर्णक बनते हैं वो होते हैं बिलीरुबिन, बिलीरुबिन, एंड दूसरा होता है बिलीवर्डिन। बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन नामक 2 वर्णकों का, पिगमेंट्स का निर्माण होता है। तो ये थी हमारी छोटी मोटी सी बात। इसके बाद और हम बात करते हैं तो इसमें आरबीसी जो है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। आरबीसी जो होती है उसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि ये केंद्रक रहित होती है। कैसी कोशिका होती है? केंद्रक रहित। इसके बारे में पिछले लेक्चर में भी बात की थी हमने, कौन कौन सी कोशिकाएं जो केंद्रक रहित होती थी। तो सबसे पहले तो आरबीसी और दूसरी प्लेटलेट्स क्या होती हैं? केंद्रक रहित होती हैं। मात्र 1 कोशिका है हमारे ब्लड में जिनमें केंद्रक पाया जाता है। और इसके टाइप भी अपन पढ़ेंगे। टोटल 5 होते हैं, लेकिन वैसे 2 होते हैं, 2 के ही पार्ट में टोटल 5। तो ये जो 5 प्रकार की कोशिकाएं आएंगी इनमें केंद्रक पाया जाता है। मेन डिफरेंस वही होता है। और इन दोनों कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये इसमें केंद्रक नहीं, इसमें केंद्रक नहीं, केवल किसमें केंद्रक? बीच वाली में, डब्ल्यूबीसीज में। इसके बाद हम बात करते हैं तो इसकी मोटाई, व्यास सब हो चुका है, जीवन काल हो चुका है। कार्य की बात करते हैं, यहां पर दिखाई दे रहा है। हाँ, तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है इसका ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी कि गैसों का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 दोनों का परिवहन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? आरबीसीज द्वारा किया जाता है। तो ये था हमारा आरबीसीज पर। ये हमारी आरबीसीज यहाँ पर कंप्लीट होती है। मैंने आरबीसीज का विघटन कहाँ होता है ये भी बता दिया है, और निर्माण कहाँ होता है ये भी मैंने बता दिया है। अब थोड़े से बात करते हैं हम इसकी कि इसकी संख्या या मात्रा कितनी होती है। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। चलो यही लिख देते हैं। देखो दोस्तों, इसकी संख्या या मात्रा की बात कर लेते हैं कि हमारे ब्लड में इसकी मात्रा कितनी है। तो मानव की बात कर रहे हैं, और कैसे मानव की? स्वस्थ मानव की। जो स्वस्थ मानव होगा, जिसको किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं है, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, उसी को स्वस्थ व्यक्ति कहा जाता है।
तो स्वस्थ मानव में इसकी संख्या होती है लगभग 50 से 55 लाख पर mm³। 50 से 55 लाख पर mm³, यानी कि 50 से 55 लाख आरबीसीज पाई जाती हैं प्रत्येक mm³ में। ठीक है, अब नर की बात कर लेते हैं। मानव में सर दोनों आ गए, नर एंड मादा। तो नर और मादा की जब हम बात करते हैं तो नर में 52 लाख आरबीसीज प्रति mm³ पाई जाती हैं। प्रति घन mm², मतलब mm³ में, प्रति mm³ में 52 लाख आरबीसी पाई जाती हैं। किसमें? नर में। नर की तुलना में जो मादा है उसमें थोड़ी सी कम पाई जाती हैं, और ये आता है 47 लाख पर mm³। ये एक इंपोर्टेंट पॉइंट होता है कि नॉर्मल कंडीशन एवरेज माना जाए तो 50 से 55 लाख पर mm³ होता है, और नर की बात करें तो 52 लाख पर mm³, और मादा की बात करें तो लगभग 47 लाख पर mm³ क्या पाई जाती है? आरबीसीज पाई जाती है। तो हमने इसके विघटन की भी बात कर ली है। इसके बाद हम चलते हैं हमारी दूसरी प्रकार की कोशिका पर ये थोड़ी सी बड़ी है, तो मैं सबसे पहले प्लेटलेट्स के बारे में बात करता हूं, क्योंकि ये भी कैसी है? केंद्रक रहित है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। चलिए दोस्तों, तो 50 से 55 लाख, नर की बात करें तो 52 लाख, और मादा की बात करें तो 47 लाख प्रति mm³ पर mm³। चलो अब हम तीसरी के पहले बात कर लेते हैं। तीसरी कौन सी सेल्स हैं? अपनी प्लेटलेट्स। भाई दूसरी की हमने बात इसलिए नहीं की क्योंकि ये थोड़ी डिटेल में है, थोड़ा आराम से समझाना पड़ेगा। ये छोटी सी है, ये भी छोटी है, ये भी छोटी है, दोनों में केंद्रक नहीं है, दोनों ही छोटी है ना। जो ज्यादा बड़ी है उसको आराम से समझेंगे, लेट समझ लेंगे। देखो प्लेटलेट्स, इनको पट्टिकाणु भी कहा जाता है। इनको पट्टिकाणु या दूसरा नाम हमने उधर लिखा है बिंबाणु भी कहा जाता है, और तीसरे नाम की बात करते हैं तो थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स, बहुवचन की बात कर रहे हैं। तो प्लेटलेट्स को अन्य 3 नाम दिए गए हैं। पट्टिकाणु भी कहा जा रहा है, बिंबाणु भी कहा जा रहा है, और थ्रोम्बोसाइट भी कहा जा रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें सर केंद्रक होता है क्या? तो इसमें भी केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी कि ये भी केंद्रक रहित होती है। कैसी होती है दोस्तों? केंद्रक रहित। आरबीसी और प्लेटलेट्स ये दोनों केंद्रक रहित होती हैं। हमारे पास 3 प्रकार की सेल्स हैं, जिनमें से केवल एक ही सेल है जिसमें केंद्रक पाया जाता है, और वो है WBC। तो इसमें सर केंद्रक पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। इसके बाद हम निर्माण की बात करते हैं। निर्माण, तो इसका निर्माण क्या होता है? अस्थि मज्जा से ही होता है, लेकिन अस्थि मज्जा में कुछ विशेष प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं जिनका नाम होता है मेगा कैरियोसाइट। मेगा कैरियोसाइट्स के विखंडन से, मेगा कैरियोसाइट सेल्स के, या सेल्स लिख देते हैं, मेगा कैरियोसाइट सेल्स के विखंडन से इनका निर्माण होता है। तो मेगा कैरियोसाइट, इस पर भी क्वेश्चन आया हुआ है इस पर क्वेश्चन। ये जो प्लेटलेट्स हैं उनका निर्माण कहां से होता है? तो ये मेगा कैरियोसाइट्स कोशिकाओं के विखंडन से इसका निर्माण होता है। इसके बाद हम इसकी संख्या की बात कर लेते हैं। संख्या कितनी होती है सर? तो दोस्तों प्लेटलेट्स जो है उसकी संख्या होती है 3 लाख, लगभग की बात कर रहे हैं, और पर mm³, 3 लाख प्रति mm³ ये क्या पाई जाती है? प्लेटलेट्स पाई जाती है। इसके बाद हम इसके जीवन काल की बात कर लेते हैं। कितने दिन तक इसकी कोशिकाएं जिंदा रहती हैं प्लेटलेट्स की? तो इसका जीवन काल होता है दोस्तों 5 से 7 दिन। इसका जीवन काल कितना होता है? 5 से 7 दिन। इसका जीवन काल कितना होता है दोस्तों? 120 दिन। और प्लेटलेट्स का जीवन काल होता है 5 से 7 दिन। दोनों के जीवन काल मैंने लिख दिए हैं। तीसरे वाले की बात करेंगे हम, यानी कि WBCs की। तो जीवन काल हो गया। इसके बाद सेम इसकी भी बात करते हैं कि इसका भी विघटन जो है वो कहां पर होता है। 1 मिनट दोस्तों, माइक निकल गया है। तो इसके विघटन की बात करते हैं, तो इसका विघटन भी यकृत और कहां पर होता है? प्लीहा में होता है। इसका विघटन भी जो होता है वो यकृत और प्लीहा में होता है। और सबसे इंपोर्टेंट जो है इसका विशेषता वो है इसकी कार्य। सबसे इंपोर्टेंट जो इसकी विशेषता है वो है इसका कार्य। इसका कार्य है क्या? रक्त का थक्का बनाना। रक्त का
थक्का बनाना, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसका, एक ही तो काम है इसका और वो भी सबसे इंपॉर्टेंट। यानी कणिकाओं में बात करें तो तीनों ही कोशिकाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों ही प्रकार की जो कोशिकाएं हैं वो सब बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे आरबीसीज, इसका काम ऑक्सीजन यानी कि गैसों को परिवहन करना, गैसों का परिवहन करना, ऑक्सीजन को लेके जाती है, CO2 को लेके आती है ना। और एक काम इसमें हम भूल गए हैं कि इसमें जो हीमोग्लोबिन पाया जाता है आरबीसीज में, हीमोग्लोबिन के कारण ही ब्लड का रंग लाल होता है। इसको नोट कर लेना आप। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसीज में पाया जाता है, जिसके कारण ही हमारे ब्लड का रंग, हमारे रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। जबकि केंचुआ जो होता है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, जबकि जो केंचुआ होता है उसमें भी लाल रंग का रक्त पाया जाता है, लेकिन उसमें आरबीसी नहीं पाई जाती, उसमें आरबीसी नहीं पाई जाती है। और आरबीसी अगर नहीं पाई जाएगी तो उसका हीमोग्लोबिन सीधा कहाँ घुला होगा? प्लाज्मा में घुला होगा। किसमें घुला होगा दोस्तों? प्लाज्मा में घुला हुआ होगा। तो ये कार्य हो गया रक्त का थक्का बनाना। अब रक्त का थक्का बनाया जाता है, जैसे हमारे कहीं चोट लग जाती है तो थोड़ी देर हमारा रक्त बहता है थोड़े टाइम के लिए, उसके बाद वो ऑटोमेटिक बहना रुक जाता है। किसके कारण? प्लेटलेट्स के कारण। हम इसी चैप्टर में बात करेंगे रक्त का थक्का कैसे बनता है ना। तो ये होता है हमारा यहाँ पर प्लेटलेट्स का कार्य खत्म। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम बात करते हैं ल्यूकोसाइट यानी कि WBCs पर। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरी प्रकार की सेल्स हमारी जो है WBCs यानी कि ल्यूकोसाइट्स, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं WBCs, दूसरा नाम ल्यूकोसाइट। इनको ल्यूकोसाइट कहा जाता है, प्लूरल में ल्यूकोसाइट्स। देखिए इन तीनों के एक बार हम काम देख लेते हैं। सबसे पहला काम आता है गैसों का परिवहन करना। सबसे पहला काम है गैसों का परिवहन करना, किसका? आरबीसीज का। इस पहले प्लेटलेट्स के काम की बात कर लेते हैं, रक्त का थक्का बनाना। और अब हम जो दूसरी प्रकार के सेल्स लेने जा रहे हैं वो है हमारी WBCs यानी कि श्वेत रुधिर कणिका, ल्यूकोसाइट्स इनको कहा जाता है। इसका काम होता है क्या? प्रतिरक्षा। इसका काम क्या होता है? प्रतिरक्षा। अभी डिटेल लेते हैं। चलिए, जो हमारी WBCs हैं इनका दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? इनका नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। इसके बाद हम बात करते हैं, सभी चीज़ों की बात करनी है। देखिए, एक तो इसकी गति की बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट। तो इसमें अमीवीय गति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अमीवीय गति। यानी जिस प्रकार से अमीबा किसी भी दिशा में गमन कर सकता है, इसी प्रकार हमारी WBCs भी इसी प्रकार की गति दर्शाती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनको श्वेत रुधिर कणिकाएं क्यों कहा जाता है। इनका नाम श्वेत रुधिर कणिकाएं क्यों कहा जाता है? तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, यानी कि अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? ब्लड को लाल रंग प्रदान करता है। तो हीमोग्लोबिन इसमें नहीं है, तो इसका जो कलर है वो रंगहीन होगा, यानी व्हाइट रहेंगी। कैसे रहेंगी? व्हाइट, सफेद दिखाई देंगे। तो हीमोग्लोबिन अनुपस्थित होने के कारण इनका रंग श्वेत होता है और इनको सैनिक कणिकाएं कहा जाता है। इनको सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सैनिक कणिकाएं। क्यों? क्योंकि ये हमारी बॉडी के लिए प्रतिरक्षा का कार्य करती हैं, यानी कि रोगाणु जो आते हैं, प्रतिजन जिन्हें कहते हैं, एंटीजन, उनके विरुद्ध लड़ने का काम करती हैं, उनके विरुद्ध लड़ने का काम करते हैं और लड़ने वाले को सैनिक कहा जाता है, इसलिए इनको सैनिक कणिकाएं भी कहा जाता है। इसके बाद इसके निर्माण की बात करते हैं कि इसका निर्माण कहाँ होता है। तो इसका निर्माण भी अस्थि मज्जा में ही होता है। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में ही होता है। तो तीनों प्रकार के सेल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। दो का तो बिल्कुल स्पष्ट अस्थि मज्जा है, लेकिन इसका क्या है? मेगाकैरियोसाइट्स, कोशिकाओं द्वारा, कोशिकाओं के विखंडन से, और अनियमित आकार की होती हैं ये भी, और ये भी अनियमित आकार की होती हैं। इनका भी कोई आकार फिक्स नहीं है, अनियमित आकार की। केंद्रक युक्त होती है। अगली विशेषता क्या है? केंद्रक युक्त, यानी कि इनमें केंद्रक पाया जाएगा। केंद्रक तो होगा लेकिन हीमोग्लोबिन नहीं होगा। केंद्रक तो होगा लेकिन हीमोग्लोबिन इनमें नहीं होगा। इनका निर्माण हो गया, इनका अनियमित आकार हो गया। इसकी बात कर ली हमने। संख्या, इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? संख्या। तो सबसे ज्यादा तो कौन सी होती हैं? आरबीसीज, यानी कि आरबीसीज से कम होंगी। आरबीसीज से कम होगी। सर कितनी होगी? जैसे आरबीसी की हमने बात की थी, ये होती हैं कितनी? 50 से 55 लाख। नर और मादा में अलग अलग होती है। नर में है, जो मेल में है, उसमें होती है 52 लाख पर mm3, और जो दूसरी मादा है उसमें कितनी होती है? 47 लाख। और जैसे अब इसके संख्या की बात करें या इसकी मात्रा की बात करें तो ये होती है 6000 से 8000 पर mm3। 6000 से 8000
पर mm³, लेकिन कुछ बुक्स 7000 पर mm³ भी दिखाती हैं। तो हमें इसमें भ्रमित नहीं होना है। हम RBSE वेस्ट यानी RBSE की बुक के अनुसार चल रहे हैं। हम 12th राजस्थान बोर्ड की बात कर रहे हैं, इसलिए हम इस मैटर को ध्यान नहीं देंगे। हमारी जो बुक बताएगी उस पर बात करेंगे। मैंने बता दिया 6000 से 8000 तक ये एवरेज है, औसत है। और कितनी हो सकती है? 7000 इसके बीच की संख्या है। तो ये हमने संख्या की बात कर ली, तीनों की संख्याओं की बात हमने अब कर चुके हैं। इसके बाद हम बात करते हैं RBC और WBC के अनुपात की बात करते हैं। RBC और WBC के अनुपात की बात करते हैं तो वो आता है 6:1, 6:1। RBC और WBC के अनुपात, क्योंकि RBC संख्या में अधिक पाई जाती हैं और जो WBC हैं वो संख्या में कम पाई जाती है। तो WBC और RBC का जो अनुपात होगा, अच्छा इसको घुमा के दे दे, जैसे क्वेश्चन आ जाए कभी बाई चांस कोई पूछ ले WBC RBC का अनुपात बताइए, तो WBC की जगह क्या आएगा? 1 और RBC की जगह 6। तो WBC और RBC का अनुपात पूछे तो 1:6, और अगर RBC WBC पूछे तो अनुपात आएगा 6:1। इसके बाद अमी भी एक गति करी ली हमने विशेष। इसके बाद प्रकार की बात करते हैं तो प्रकार इसके होते हैं 2 प्रकार होते हैं इसके 2। कौन कौन से होते हैं सर? ग्रेन्युलोसाइट, चार्ट बनाएंगे अभी इसका, ग्रेन्युलोसाइट्स, और दूसरी होती हैं एग्रेन्युलोसाइट्स, एग्रेन्युलोसाइट्स। तो 2 प्रकार की WBC पाई जाती है। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, फिर उसकी हम बात करते हैं। चलिए, तो WBC कितने टाइप की आ गई? 2 टाइप की आ गई। कौन कौन सी हैं? अच्छा, जीवन काल देख लिया था कि इसका हमने, इसका जीवन काल 4 से 7 दिन नहीं देखा शायद। इसका जीवन काल होता है 4 से 7 दिन। RBC का जीवन काल 120 दिन, WBC का जीवन काल 4 से 7 दिन, और प्लेटलेट्स जो है थ्रोम्बोसाइट्स उनका जीवन काल 5 से 7 दिन। अब WBC की हम बात कर रहे हैं तो 2 टाइप की होती है WBC। कौन कौन सी? देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी ग्रेन्युलोसाइट, 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 और दूसरी कौन सी? एग्रेन्युलोसाइट। दूसरी कौन सी है दोस्तों? एग्रेन्युलोसाइट या साइट्स। ये अंग्रेजी में नाम है जो मेन हमें याद रखने चाहिए। वैसे तो हिंदी की बात करें तो इनको कहते हैं कणिकामय, इनको कहा जाता है कणिकामय। अब इस नाम से हमें चीज स्पष्ट होती है क्या? कणिकामय नाम सुनते ही आ गया मैं यानी युक्त, कणिका युक्त, यानी कि ये जो WBC होंगी ग्रेन्युलोसाइट, उनमें कुछ ना कुछ कण पाए जाएंगे, कुछ ना कुछ कणिकाएं पाई जाएंगी, और जो दूसरी हैं वो होंगी अकणिकामय, अकणिकामय। यानी कि इसमें अकणिका यानी कि कोई कणिका नहीं होगी, और मैं का होता है युक्त, कोई कणिका युक्त नहीं। देखिए, ग्रेन्युलोसाइट में 3 प्रकार की सेल्स शामिल की गई हैं। कितने प्रकार की दोस्तों? 3 प्रकार की सेल्स को शामिल किया गया है। सबसे पहले आती है इसमें न्यूट्रोफिल। कौन सी आती है? न्यूट्रोफिल। अब इनके नाम क्यों रखे गए ये, इसके बारे में हम बात करेंगे अभी। न्यूट्रोफिल। दूसरी आती है इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल, और तीसरी यहाँ ले लेते हैं हम। पहली कौन? न्यूट्रोफिल, दूसरी इयोसिनोफिल, और तीसरी आती है वेसोफिल, वेसोफिल। देखिए भाई, जैसा कि इससे नाम से स्पष्ट पता चल रहा है, वेसो यानी वेस शब्द छुपा है इसमें। वेस क्या छुपा है इसमें? वेस, और बेस का मतलब होता है क्षार, बेस का मतलब क्षार। इसमें इयोसिन, इसमें शब्द क्या है? इयोसिन। इयोसिन एक प्रकार का रंजक है, और कैसा रंजक है? अम्लीय रंजक है। कैसा रंजक है? अम्लीय रंजक। वेसोफिल में बेस छिपा है जिसका मतलब होता है क्षार। इयोसिन में एक वर्णक है इयोसिन, इयोसिन अम्लीय रंजक है, और न्यूट्रोफिल का मतलब है न्यूट्रलाइज, तो उदासीन। ठीक है, यानी कि ये न्यूट्रल है यानी उदासीन है, ना ये अम्लीय है और ना ये क्षारीय है। तो ऐसी कणिकाएं जिन पर अम्ल और क्षार का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे इन पर अम्लीय रंजक डालो या क्षारीय रंजक डालो, अगर इन पर दोनों का ही कोई असर नहीं हो रहा है तो ये है उदासीन यानी कि न्यूट्रोफिल। इयोसिनोफिल नाम क्यों दिया?
क्योंकि इस पर जब अम्लीय रंजक कौन डाला गया, इयोसिन डाला गया, अम्लीय रंजक इयोसिन डाला गया तो ये अभिरंजित हो जाती हैं। इयोसिन डालने पर ये क्या हो जाती हैं, अभिरंजित हो जाती हैं, तो इनको इयोसिनोफिल नाम दिया गया। तीसरे प्रकार की बात करते हैं हम, वेसोफिल, यानी कि ये क्षार से अभिरंजित होती हैं। किससे अभिरंजित होती हैं, क्षारीय रंजक डाला तो ये कैसी हो जाती है, अभिरंजित हो जाती हैं, यानी इन पर कलर आ जाता है, तो इनको नाम दिया गया बेसोफिल। ठीक है दोस्तों, तो ये तो था अपना थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन। अब इसको और डिटेल में लेके चलते हैं, तीनों की बात करते हैं। अभी की बात कर लेते हैं, इसको मैं एक बार हटा देता हूं। तो हमारे पास दो प्रकार की आरबीसी आ चुकी हैं। कितने प्रकार की आ चुकी हैं, दो प्रकार की आरबीसी आ चुकी हैं। पहली है ग्रैन्युलोसाइट यानी कि कणिका में, और दूसरी है एग्रैन्युलोसाइट। एक बार दोबारा लिख देता हूं मैं, डब्ल्यूबीसीज कणिका में और दूसरी है कणिका में, यानी कि एग्रैन्युलोसाइट। कणिका में को हमने तीन प्रकार की कणिकाएं इसमें शामिल की गई हैं। कौन कौन सी, सबसे पहले आती है न्यूट्रोफिल, दूसरी आती है अपनी इयोसिनोफिल, और तीसरी आती है हमारे पास वेसोफिल। तो ये तो है हमारी कणिका में। और एकणिका में की बात करते हैं, एग्रैन्युलोसाइट की बात करते हैं, उसमें दो प्रकार की कणिकाएं आती हैं। एक आती है मोनोसाइट्स, और दूसरी आती है लिम्फोसाइट्स। तो मैंने कहा था WBCs टोटल 5 प्रकार की होती हैं, तो पांचों के नाम आपके सामने आ चुके हैं। यानी कि इन पांचों को दो भागों में बांटा गया है। इन पांचों को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। WBCs को दो भागों में, कौन कौन से, कणिका में ग्रैन्युलोसाइट, एकणिका में एग्रैन्युलोसाइट। कणिका में को 3 भागों में बांटा गया है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल। मैंने बता दिया, न्यूट्रोफिल मतलब किसी भी रंजक के प्रति उदासीन है, चाहे अम्लीय रंजक डालो या क्षारीय रंजक डालो, उदासीन होगी। दूसरी है हमारी इयोसिनोफिल, इयोसिन एक अम्लीय रंजक है, और अम्लीय रंजक होने के कारण ये उससे अभिरंजित हो जाती है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया, इयोसिन डाला, इयोसिन इसका नाम रखा गया। और बेसोफिल में बेस आता है शब्द, बेस छिपा हुआ है, तो यानी कि इस पर जब क्षारीय रंजक डाला जाएगा तो ये कलरफुल हो जाएगी, या इस पर कोई कलर आ जाएगा। तो ये 3 प्रकार की कणिकाएं कणिका में WBCs हैं। सबसे पहले हम इनकी बात करते हैं। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम कणिका में की, इसकी डेफिनेशन देखना जरूरी है। कणिका में या इसको क्या कहते हैं, ग्रैन्युलोसाइट। देखिए, ग्रैन्यूल का मतलब होता है कण। ग्रैन्यूल का मतलब होता है कण, यानी कि ऐसी WBCs जिनमें कोई कण पाए जाएंगे, या जिनके कोशिका द्रव्य में कोई कण या कणिका पाई जाएंगी। ऐसी WBCs जिनके कोशिका द्रव्य में कोई कण पाए जाएंगे, उनको कहते हैं कणिका में WBCs। उनको कहेंगे कणिका में WBCs। सिंपल सी परिभाषा है। कणिका में क्यों, क्योंकि इसके कोशिका द्रव्य में क्या पाई जाएंगी, कणिका पाई जाएंगी, इसलिए इनको क्या नाम दिया गया, कणिका में WBCs नाम दिया गया। 3 प्रकार की होती है कणिका में। न्यूट्रोफिल, सबसे पहले हम न्यूट्रोफिल की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहली बात, जो WBCs होंगी उनमें सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली सेल्स हैं, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली सेल्स हैं, और ये लगभग 62% पाई जाती है। WBCs की जो परसेंटेज है उसका 62% कौन सी सेल्स पाई जाएंगी, न्यूट्रोफिल पाई जाएंगी। देखो एक बात, रक्त की बात करें तो सबसे ज्यादा जो सेल्स पाई जाएंगी वो होंगी RBCs। सेल्स, अगर टोटल सेल्स देख रहे हैं तो सबसे ज्यादा सेल्स पाई जाएंगी RBCs। और WBCs की बात करें तो सबसे ज्यादा पाई जाएंगी न्यूट्रोफिल। अगर WBCs की संख्या में पूछा जाए कि WBCs में सबसे ज्यादा WBC कौन सी पाई जाती है, मतलब WBCs या उस WBC श्वेत रक्त कणिका का नाम लिखिए जो सर्वाधिक मात्रा में हमारे ब्लड में पाई जाती है, तो आंसर होगा न्यूट्रोफिल। और अगर सीधा क्वेश्चन आए कि कौन सी रक्त कणिकाएं हमारे रक्त में सबसे ज्यादा पाई जाती हैं, तो आंसर होगा RBCs। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। चलिए, तो सर्वाधिक मात्रा में कौन सी सेल्स पाई जाती है, लगभग 62% पाई जाती है, न्यूट्रोफिल पाई जाती है। इसके नाम की मैंने बात कर ली, अम्लीय या क्षारीय विलयन का या रंजक का कोई प्रभाव नहीं, यानी जो न्यूट्रोफिल है
उन पर चाहे तो अम्लीय रंजक डालो चाहे तो क्षारीय रंजक डालो, इन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका जो केंद्रक होगा वो 2 से 5 या 7 भागों में बटा दिखाई देगा। यानी इसकी जो सेल है इसका जो केंद्रक होगा वो 5 से 7 भागों में दिखाई देगा, और जो आपस में तंतु द्वारा जुड़े होते हैं। ये इसका केंद्रक है। 3-4 मैंने इसमें कितने खंड बना दिए, केंद्रक के 4 भाग बना दिए हैं। तो इसका केंद्रक होगा वो 2 से 5 या 7 भागों में दिखाई देगा, और ये सभी भाग एक तंतु द्वारा जरूर जुड़े होंगे। तो ये कौन सी कोशिका होगी हमारे पास, ये न्यूट्रोफिल होगी। कौन सी कोशिका होगी, न्यूट्रोफिल होगी। अब इसके पास एक विशेष गुण पाया जाता है जिसे कोशिका पारण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, कोशिका पारण। सर ये क्या है कोशिका पारण, देखिए भाई ये कोशिका पारण क्या है, जैसे ये ब्लड सेल्स में रक्त हमारा बह रहा है तो उस सेल्स के ऊपर का जो आवरण है, यानी कि ऐसे मान ले ये हमारी शिरा या धमनी है। ये क्या है, हमारी शिरा या धमनी है, ये इसकी दीवार है, ये इसकी क्या है, दीवार। तो इसको जब लगता है कि बाहर, इस दीवार के बाहर कोई रोगाणु या एंटीजन या प्रतिजन बैठा हुआ है, तो ये जो सेल है वो इस दीवार के बाहर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, कहीं भी जहां पर इसको लगे कि यार बाहर कोई एंटीजन है, प्रतिजन है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको मारने के लिए इसकी दीवार से बाहर जा सकती है। इस क्रिया को कहते हैं कोशिका पारण। इस क्रिया को क्या कहते हैं, कोशिका पारण। यानी कोशिका के या केशिका के या मतलब धमनी या शिरा की भित्ति के बाहर चले जाना। भित्ति का मतलब ये नहीं है कोशिका भित्ति, जो कोशिका भित्ति तो किसमें पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, दोबारा बता देता हूँ कि धमनी, शिरा या केशिका की भित्ति के आर पार चले जाना, इस गुण को कहते हैं कोशिका पारण, जो केवल किसमें पाया जाएगा, न्यूट्रोफिल में। किसमें पाया जाएगा, न्यूट्रोफिल में। और इसके लास्ट बात करते हैं इसके कार्य की। इसका कार्य है वही जो अभी हमने बात की, प्रतिरक्षा तंत्र बनाए रखना, प्रतिरक्षण का कार्य किया जाता है इसके द्वारा, प्रतिरक्षण का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। अर्थात ये भक्षकाणु है, अर्थात ये क्या है, भक्षकाणु, फैगोसाइट है। ये क्या है, एक प्रकार की फैगोसाइट कोशिका है। फैगोसाइट यानी भक्षकाणु, फैगोसाइट मतलब भक्षकाणु, जो एंटीजन का भक्षण करती है। चलो, तो ये थी न्यूट्रोफिल की बात। अब हम बात करते हैं हमारी दूसरी कोशिका की, इयोसिन की, इयोसिनोफिल की। देखिए इयोसिनोफिल नाम क्यों दिया, सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये अम्लीय रंजक से अभिरंजित, अम्लीय रंजक से अभिरंजित हो जाती है। अम्लीय रंजक से क्या हो जाती है, अभिरंजित हो जाती है। यानी अम्लीय रंजक डालेंगे तो इस पर कोई ना कोई कलर आ जाएगा, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, इयोसिनोफिल नाम दिया गया। और अम्लीय रंजक का एग्जाम्पल यहाँ पर बात करें तो क्या है, इयोसिन। इयोसिन एक अम्लीय रंजक है जिसके कारण इस पर कोई कलर आ जाएगा। अब इसका केंद्रक की बात करें, मैं एन लिख रहा हूँ, एन मतलब न्यूक्लियस, मतलब केंद्रक। यहाँ केंद्रक एक बार मैंने पूरा लिख दिया है, ठीक है। केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस, एन। केंद्रक की बात करें, जैसे इसका केंद्रक तो 2 से 5 से 7, तो होंगे ही होंगे, 2 से 5 से 7 भाग नजर आएंगे। मुख्यतः यहाँ पर 3 केंद्रक नजर आते हैं। जैसे प्रैक्टिकल वगैरह में मुझे कोई चित्र दे दे, बताओ ये कौन सी कोशिका है, 3 केंद्रक इस प्रकार से दिखाई देंगे तो वो समझ जाना कौन सी है, न्यूट्रोफिल। इयोसिनोफिल की बात करते हैं तो इसमें कितने केंद्रक नजर आते हैं सर, इसमें आते हैं 2 केंद्रक नजर आएंगे। यानी कि ये 2 केंद्रक होंगे और ये भी आपस में जुड़े हुए होंगे, जैसे हेडफोन लगा हुआ। तो इस हेडफोन को देखकर हमें समझ जाना है कि ये इयोसिनोफिल है। अगर 3 नजर आ रहे हैं तो न्यूट्रोफिल है, अगर 2 नजर आ रहे हैं तो ये कौन सी होगी, इयोसिनोफिल होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं, इसकी मात्रा हमने देखी थी 62% है। इसी प्रकार इसकी कोशिका जो मात्रा होगी वो लगभग 2.5% पाई जाती है। कितने प्रतिशत, लगभग 2.5% पाई जाती हैं। और हमारे बॉडी में जब एलर्जी की संभावना होती है, एलर्जी, तब इनकी संख्या बढ़ जाती है। इस पर भी एक बार क्वेश्चन आया हुआ है ना, क्योंकि चैप्टर नंबर 42 यानी 42 में हमें देखना है, वैसे हट चुका है इस बार। इयोसिनोफिल की मात्रा एलर्जी में सबसे ज़्यादा हो जाती है। इयोसिनोफिल की संख्या एलर्जी के टाइम पर बढ़ जाती है, और या फिर परजीवी संक्रमण के टाइम भी, परजीवी यह दिखाई दे रहा है, परजीवी संक्रमण, परजीवी
का जब इन्फेक्शन हो जाए, संक्रमण हो जाए, उस टाइम भी इसकी संख्या बढ़ जाती है। कब? परजीवी संक्रमण के समय। तो ये थी हमारी इयोसिनोफिल। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हमारी तीसरे प्रकार की कणिका में WBCs की। वो कौन सी है? बेसोफिल है। देखिए नाम क्यों पड़ा? बेस के कारण, बेस के कारण। अब यहाँ पर एक बेस लेते हैं जिसका नाम है मिथाइलिन ब्लू, मिथाइलिन ब्लू। इस मिथाइलिन ब्लू के कारण इस पर क्या हो जाएगा, कोई ना कोई रंग आ जाएगा, इसके कारण इसको नाम क्या दिया गया? बेसोफिल, यानी बेस से अभिरंजित होने वाली या बेस से फिल भरने वाली। ठीक है, जैसे इयोसिनोफिल, इयोसिन से फिल हो जाए, भर जाए तो कलर आ जाएगा। बेसोफिल बेस से भर जाए, फिल हो जाए तो क्या आ जाएगा? इस पर कलर आ जाएगा, तो इसको कहेंगे बेसोफिल। इसके बारे में बात करते हैं। और मिथाइलिन ब्लू जैसा नाम है, ब्लू कलर आ जाएगा इस पर। कौन सा कलर आ जाएगा? ब्लू, गहरा ब्लू कलर आ जाएगा। इसके बाद इसमें केंद्रक की बात करते हैं तो इसमें भी 2 से 3 केंद्रक नजर आते हैं। 2 से 3 केंद्रक इसमें भी नजर आते हैं, और वो भी कैसे होंगे? पिंडों में विभाजित होंगे, मतलब इसी प्रकार की संरचना दिखाई देगी। इसके बाद बात करते हैं हम कि बेसोफिल जो कोशिकाएं हैं वो हिस्टामिन एंड हेपेरिन का स्त्रवण करती हैं। ये इंपॉर्टेंट काम हो गया इसका। हिस्टामिन और हेपेरिन का निर्माण या स्त्रवण किसके द्वारा किया जाता है? बेसोफिल के द्वारा। अब अगर तुम्हें याद आ रहा हो तो हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? हेपेरिन का निर्माण हमारे लीवर में भी होता है। पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं, सर्च करना फंक्शन ऑफ लीवर, लीवर के काम, वहाँ पर अपन देखेंगे, हमने पढ़ा चुके हैं। वैसे हेपेरिन का निर्माण कहाँ होता है? यकृत या लीवर में होता है। तो हिस्टामिन और हेपेरिन का निर्माण किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा? बेसोफिल के द्वारा। इसके बाद जैसे इसकी मात्रा 62% थी, इसकी मात्रा 2.5% है, इसी प्रकार इसकी मात्रा पाई जाती है 0.5%। कितनी मात्रा पाई जाती है? 0.5% पाई जाती है। तो ये थी हमारी कणिका में, ये थी हमारी ग्रेन्युलोसाइट, जिनमें कुछ ना कुछ कण पाए जाएंगे, ऐसी WBC। अब हम बात करते हैं एकणिका में WBCs की। एकणिका में WBCs की, एक बार इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करके एक बार फटाफट से इसकी रीडिंग मारें, जल्दी करें। अब देखिए, मैं बात करता हूं मोनोसाइट्स की। मोनोसाइट्स से पहले हम बात करेंगे एकणिका में। एकणिका में इसका उल्टा कर दो, यानी कि ऐसी कणिकाएं, ऐसी WBC जिसके कोशिका द्रव्य में किसी प्रकार का कोई कण नहीं पाया जाएगा, यानी कि कण हमें नजर नहीं आएंगे, उनको कहते हैं एकणिका में WBC। अब देखिए, जैसा कि इसका नाम क्या है? मोनोसाइट्स है। इसका नाम क्या है? मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स का मतलब है एक केंद्रकाणु, एक केंद्रकाणु, यानी कि इन सेल्स में केवल एक केंद्रक नजर आएगा। जैसे इसमें कहाँ है? 2 से 5, 2 और 2 से 3 केंद्रक हमें नजर आ रहे थे, और 3 पिंडों में जो केंद्रक था वो आपस में तंतु द्वारा जुड़े हुए थे, तंतु द्वारा जुड़े हुए थे। लेकिन यहाँ पर कोई तंतु नहीं पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि केवल कितना केंद्रक है? एक केंद्रक है। इसके बाद आकार या केंद्रक के आकार की बात करते हैं, आकृति की बात करते हैं, तो सेम के बीज के समान, सेम के बीज के समान इसका आकार होता है। किसके केंद्रक का? मोनोसाइट्स के केंद्रक का आकार कैसा होता है? सेम के बीज के समान होता है। ठीक है दोस्तों, अब इसके बाद बात करते हैं किसकी? लिम्फोसाइट्स की। तो कुछ नहीं है इसमें, बी और टी, बी लिम्फोसाइट, और 2 प्रकार हैं लिम्फोसाइट्स के, 2 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं दोस्तों? 2 प्रकार हैं। पहला है बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। कौन कौन सी है? बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट्स, और दोनों का निर्माण भी कहाँ होगा? ब्लड में ही होगा। तो मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। अब देखो आगे देखते हैं मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स भी एक प्रकार की भक्षकाणु कोशिकाएं हैं। कौन सी कोशिकाएं? भक्षकाणु। जैसे ये भक्षकाणु है, और दूसरी भक्षकाणु कहाँ है? हमारी फैगोसाइट, ये रही भक्षकाणु। तो सबसे ज्यादा जो प्रतिरक्षा में हेल्प करने वाली कणिकाएं हैं वो एक तो है न्यूट्रोफिल, सबसे ज्यादा हेल्प करती है न्यूट्रोफिल, और दूसरी कौन सी है? मोनोसाइट्स। न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट्स। और ये जो भक्षकाणु है, ये जो भक्षकाणु हैं कौन कौन सी? मोनोसाइट्स से बने और किससे बने? न्यूट्रोफिल से बने। ये दोनों भक्षकाणु ही मिलकर हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करते हैं। हालांकि ये दूसरी कोशिकाएं वो भी हेल्प करती हैं, लेकिन मुख्यतः कौन? मोनोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स। तो ये छोटी मोटी सी ऊपर से एक हमने पूरे जो कणिकाएं हैं उनके बारे में चर्चा की है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें जल्दी से। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं।
अगली वीडियो में आगे बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।